अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ आइसोटोप्स ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम आइसोटोप इफेक्ट्स। इक्विलिब्रियम आइसोटोप इफेक्ट्स। अगर एक लाइटर आइसोटोप को एक हैवियर आइसोटोप से रिप्लेस कर दें किसी भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा हैवियर आइसोटोप का। तो इसमें हम 3 किस्म के रिएक्शन स्टडी करेंगे, जिससे हम एंड पे रिजल्ट निकालेंगे कि ओवरऑल इफेक्ट होता क्या है। पहली टाइप का रिएक्शन हमने जो देखना है वो हमने सेल्फ डिसोसिएशन देखनी है। सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे H2 है, यह होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और अगर इसे आइसोटोप से रिप्लेस करें तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की बजाय ड्यूटियम आ जाएगा D2। और इस तरह का रिएक्शन है क्या, किस चीज़ पे हमने स्टडी करना है इसका इफेक्ट आइसोटोप का, कि ये सपोज H2 है, ये डिसोसिएट होके बना रहा है H+H, और अगर हमने इसे आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया D2 तो ये डिसोसिएट होके बना रहा है D+D। तो हमने ये देखना है कि जब हमने इस हाइड्रोजन को ड्यूटियम से एक्सचेंज कर दिया तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अब इस रिएक्शन में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी, या क्या होगा, फॉरवर्ड वाला रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा या रिवर्स वाला, ये हम इफेक्ट देखेंगे आइसोटोप का। जो दूसरी किस्म का रिएक्शन हम स्टडी करेंगे वो नॉर्मल डिसोसिएशन स्टडी करेंगे। नॉर्मल डिसोसिएशन, इसमें क्या होगा कि एक नॉर्मल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम हैवियर आइसोटोप भी स्टडी कर सकते हैं, कोई भी, जैसे कार्बन 12 को कार्बन 13 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है क्योंकि कार्बन 12 और कार्बन 13 में मैस का रिलेटिव डिफरेंस बहुत कम है। मीन 13 में से 12 माइनस करें तो सिर्फ 1 मैस का डिफरेंस है, और ओवरऑल मैस कार्बन का 13 है, तो 1/13 तो ये बहुत एक स्मॉल अमाउंट बनती है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को ड्यूटियम से करें तो ये 1 से 2 हो जाता है, तो 2/2 अगर करें, इसमें 1 डिफरेंस है, 2 - 1 डिफरेंस है, डिवाइड बाई टोटल मैस 2, तो ये 50% इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने लाइटर एटम को लिया क्योंकि उसके आइसोटोप से एक्सचेंज करने से इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो नॉर्मल डिसोसिएशन में सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है RH, और वो डिसोसिएट होके बना रहा है R+H बना रहा है, जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या कुछ भी हो। दूसरा हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमने प्रोटॉन को ड्यूटियम से रिप्लेस कर दिया RD, और ये डिसोसिएट होके R+D बना रहा है। तो इस पे भी हमने देखना है कि जब हमने हाइड्रोजन को ड्यूटियम से रिप्लेस किया तो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या इफेक्ट हुआ। जो तीसरा रिएक्शन हम देखेंगे, तीसरे में हमने एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन को स्टडी करना है। एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन, उसमें क्या होगा कि सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है RH, और एक और अल्काइल ग्रुप आया R', और उसने आके एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इस प्रोटॉन को। ठीक है, इस प्रोटॉन को इस R' ने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये R'H बन गया, और ये R वाला ग्रुप अलग हो गया। और इसे जब हम आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ना है तो हाइड्रोजन को ड्यूटियम से अगर रिप्लेस कर दें तो RD+R बन जाएगा, और ये RD+R', क्योंकि जो न्यू ग्रुप आ रहा है उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उस पर प्राइम लगा देते हैं। तो अब इस R' ने ये D निकालना है, तो R'D+R। तो इन 3 किस्म के रिएक्शंस पे हम स्टडी करेंगे आइसोटोप का इफेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेल्फ डिसोसिएशन वाली रिएक्शन को लेके चलते हैं, जिसमें पहले हाइड्रोजन डिसोसिएट हो रहा है, और उसके बाद हम हाइड्रोजन को ड्यूटियम से रिप्लेस करके देखेंगे कि D2 की डिसोसिएशन कैसी होती है एज कम्पेयर टू H2। तो सपोज पहला रिएक्शन हम लिख लेते हैं जिसमें H2 डिसोसिएट होके H+H बना रहा है। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पढ़ना है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखें तो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्वल होता है किसके,
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स H इंटू एच डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या है, H2 है। तो चूंकि डिसोसिएशन हो रही है H2 की, और ये इसमें हम एक हाइड्रोजन H1 का डिसोसिएशन स्टडी कर रहे हैं, तो KC की बजाय हम इसे डिफरेंशिएट करने के लिए KH लिख देते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब अगर इसी इक्विलिब्रियम को हम एनर्जी की टर्म्स में लिखें या पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में लिखें, तो पार्टीशन फंक्शंस में इसे हम लिखेंगे पहले तो ये H² बन जाएगा, H² डिवाइडेड बाय H2, और जब हम इसे पार्टीशन फंक्शन के सेंस में लिखेंगे तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन QH और इसका स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइड बाय QH2। Q इसमें पार्टीशन फंक्शन है, वो मैं समझा देता हूँ, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा E बाई RT से। ठीक है। डेल्टा E इसमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, जो डिसोसिएशन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। अब इसमें पार्टीशन फंक्शन QH है, मीन एक एटम का पार्टीशन फंक्शन है। तो पार्टीशन फंक्शन मल्टीपल होते हैं, जो टोटल पार्टीशन फंक्शन होता है Q टोटल इज इक्वल टू, वो मल्टीप्लिकेशन होती है किसकी, पार्टीशन फंक्शन ट्रांसलेशनल मल्टीप्लाइड बाय पार्टीशन फंक्शनल रोटेशनल, पार्टीशन फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीप्लाई पार्टीशन फंक्शन वाइब्रेशनल, और आगे जितनी भी इसकी एनर्जी की टाइप्स होंगी, इंटरनल रोटेशन है, इंटरनल वाइब्रेशन है, इंटरनल एनर्जी का पार्टीशन फंक्शन है। लेकिन जब एटम होगा तो एटम में ना तो रोटेशन होगी, ना ही उसमें वाइब्रेशन होगी, और ये बाकी पार्टीशन फंक्शन इसके इतने सवाल होते हैं कि उन्हें हम इग्नोर करते हैं। वो एटम के लिए कांस्टेंट भी होते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी का पार्टीशन फंक्शन वो कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो उसमें डेल्टा E तो होगा नहीं। डेल्टा E अगर जीरो होगा तो E मल्टीप्लाई डेल्टा जीरो, E की पावर जीरो हो जाएगा, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो जो वेरिएबल है एटम के लिए वो सिर्फ पार्टीशन फंक्शन है। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें H2 की, तो H2 के लिए रोटेशनल भी होगा और वाइब्रेशनल भी होगा। अब जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है इसे हम डिनोट करते हैं 2π m/kT डिवाइडेड बाय h² और होल की पावर 3/2। इसमें मैस क्या है, मैस उस एटम का या उस मॉलिक्यूल का मैस है जिसके लिए हम ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं। सपोज अगर हमने इस H के लिए पार्टीशन फंक्शन लिखना है तो मैस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, और अगर H2 के लिखना है तो मैस ऑफ H2 हो जाएगा, बाकी सारा कांस्टेंट देगा। जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है इसका फार्मूला है 8π² IKT डिवाइडेड बाय h²। अब इसमें I क्या है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किस चीज़ का, जिस एटम या जिस मॉलिक्यूल के लिए हम पार्टीशन फंक्शन लिख रहे हैं। तो अगर हम H के लिए लिखे पार्टीशन फंक्शन तो इसमें H हो जाएगा, लेकिन H चूँकि एटम है तो एटम के लिए तो होते ही नहीं है, तो I जीरो हो जाएगा और ये वाली टर्म एटम में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल के लिखते हैं तो IH2KT, और जो Q वाइब्रेशनल है, Q वाइब्रेशनल इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस h/KT के इक्वल। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे QH की बजाय QH की वैल्यू पुट कर देनी है। QH में चूंकि Q रोटेशनल भी नहीं होगा, Q इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होगा, Q वाइब्रेशनल भी नहीं होगा, तो QH की वैल्यू सिर्फ ये वाली आ जाएगी, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। और जो QH2 है, QH2 में ट्रांसलेशनल भी आ जाएगा, रोटेशनल भी और वाइब्रेशनल भी, तीनों फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है। तो अब हम दोनों के लिए पहले अलग अलग लिख लेते हैं, H के लिए और H2 के लिए पार्टीशन फंक्शंस। तो अगर हम H के लिए पार्टीशन फंक्शन लिखें तो QH इज इक्वल टू 2π m/kT डिवाइडेड बाय h² और होल की पावर 3/2। इसी तरह अगर हम H2 के लिए लिखें तो H2 के लिए हमारा पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा QH2 इज इक्वल टू, इसमें पहले रोटेशनल पार्ट आएगा, पहले ट्रांसलेशनल पार्ट आ जाएगा 2π m, अब मैस H2 आएगा क्योंकि हम H2 मॉलिक्यूल के लिए लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय h² की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो रोटेशनल इसका क्या था हाइड्रोजन का 8π²
IH2 KT डिवाइडेड बाय एच स्केयर मल्टीप्लाई वाइब्रेशनल क्या था 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय KT। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करें इस इक्वेशन में, क्यू एच की बजाय हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें, इस क्यू एच की बजाय हम ये वाली क्यू एच की वैल्यू पुट कर दें, और इस क्यू एच टू की बजाय हम ये वाली पूरी वैल्यू पुट करके दें, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा। हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास के एच इज इक्वल टू क्यू एच की वैल्यू थी 2πm(h) KT डिवाइडेड बाय एच स्केयर की पावर 3/2, और यहाँ पे क्यू एच का स्केयर भी है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, और अब ये स्केयर, ये 2 इस 1/2 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा 2πm KT ओवर एच स्केयर का क्यूब। ठीक है, और QH2 की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, QH2 की जगह हमारे पास आएगा 2πm(h2) KT डिवाइडेड बाय एच स्केयर की पावर 3/2 थी, और साथ हमारे पास 8π² IH2 KT डिवाइडेड बाय एच स्केयर, और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास वाइब्रेशनल था 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बाय KT। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, बल्कि इसके साथ ये चीज़ मल्टीप्लाइड भी होगी। एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई मैंने बताया कि डिसोसिएशन एनर्जी है, तो डिसोसिएशन एनर्जी जो H2 के लिए है, इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा ई डिसोसिएशन है या डेल्टा H डिसोसिएशन है वो कितनी है 431.6 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस 431.6 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय RT। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब अगर हम इसी इक्वेशन को लिखें D2 के लिए, सॉरी, तो D2 के लिए ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी। D2 के लिए हमारी डिसोसिएशन तो होगी पहले D2 दैट डिसोसिएट्स इनटू D प्लस D, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा D स्क्वायर डिवाइडेड बाय D2। और अगर हम इसे पार्टीशन फंक्शन के सेंस में लिखें तो दोबारा QD डिवाइडेड बाय QD2, और QD का स्क्वायर है, और एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाय KT, और डेल्टा ई चूंकि हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी है, और इस रिएक्शन की जो D2 की डिसोसिएशन एनर्जी है इसकी वैल्यू हमारे पास है 439.2। तो यहाँ पे आ जाएगा 439.2 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी QD और QD2 की वैल्यूज पुट करें तो इसमें हमारे पास क्या आएगा कि सिर्फ हमारे पास 2πm पहले H था और अब उसकी बजाय D आ जाएगा। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं। अगर लिखें इसे तो हमारे पास क्या आएगा QD आ जाएगा। QD चूंकि एटम के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए रोटेशनल पार्ट और वाइब्रेशनल पार्ट 0 होगा, तो सिर्फ हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा ट्रांसलेशनल पार्ट। तो ट्रांसलेशनल पार्ट में क्या आएगा 2πm मैस किसका आएगा इस एटम का D का, ड्यूटियम का, मल्टीप्लाइड बाय KT डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर का 3/2 पावर। और इसी तरह अगर हम D2 के लिए लिखें तो D2 के लिए क्या आएगा QD2 आ जाएगा 2πm मैस अब D2 का आएगा KT डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और इस सारे की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय रोटेशनल में क्या आएगा, रोटेशनल में आएगा 8π² I किसका आएगा D2 का KT डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाइब्रेशनल आएगा 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय KT। ठीक है, और अगर इस QD की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, QD2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो बिल्कुल इस जैसी एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें D वाली तो हमारे पास आएगा
के, अब डी लिखते गए ऐसे क्योंकि डी की डिसोसिएशन हो रही है तो के सी की बजाय हम के डी लिख देते हैं। के डी इज इक्वल टू क्यू डी की वैल्यू हमारे पास 2 पाई एम डी के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर की पावर 3/2, और इसका चूंकि स्क्वायर है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी पावर, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास बचेगा इसका क्यूब डिवाइडेड बाय जो हमारे पास क्यू डी टू की वैल्यू है वो हमारे पास है 2 पाई एम मैस ऑफ डी टू मॉलिक्यूल के टी ओवर एच स्क्वायर, इसकी पावर हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 पाई स्क्वायर आई डी टू के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी, और साथ ई की पावर एक्सपोनेंशियल, अब इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है -439.2 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय आर टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब अगर हमने आइसोटोप का इफेक्ट चेक करना है तो उसके लिए हमें जो H2 के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट था कि या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था के एच, उसे हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास ड्यूटियम के लिए आया के डी, ठीक है। तो कंपैरिजन को स्टडी करने के लिए हम के एच ओवर के डी को स्टडी कर देते हैं। तो के एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इसी तरह की इक्वेशन थी, सिर्फ एम डी की बजाय एम एच था, तो 2 पाई एम एच के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और इस सारे का क्यूब था हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पाई एम एच टू के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय रोटेशनल भी बिल्कुल इस तरह की टर्म थी, सिर्फ आई डी टू की बजाय आई एच टू था, तो वो हमारे पास आएगा 8 पाई स्क्वायर आई एच टू के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाइब्रेशनल 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी, ठीक है। अब इस चीज को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, ये हमारे पास के एच की वैल्यू आई, और के एच को हमने डिवाइड करना है इस के डी के साथ, ठीक है। तो के एच ओवर के डी है, तो के एच की वैल्यू को हम इस के डी के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे के एच डिवाइडेड बाय के डी, तो ये वाली इक्वेशन डिवाइडेड बाय ये वाली इक्वेशन, इसके साथ एक्सपोनेंशियल -431.6 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय के टी भी है। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये के डी डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो के डी डिनोमिनेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाली सारी टर्म इधर ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा 2 पाई मैस डी टू के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, ठीक है। इसी तरह 8 पाई स्क्वायर, इसे मैं थोड़ा साफ करके लिख लेता हूँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, स्पेस कम है हमारे पास। हमारे पास आएगा के एच डिवाइडेड बाय के डी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर 2 पाई एम के टी एम एच के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर क्या क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई एम एच टू के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर की पावर 3/2। ये अभी मैं के एच वाला पार्ट लिखूंगा पहले, 8 पाई स्क्वायर आई एच टू के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी। अब के डी का अगर पार्ट लिखें तो के डी में आ जाएगा हमारे पास, मैं इसे अलग कलर से लिख देता हूँ, जो हमारे पास के डी की वैल्यू थी, के डी का न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ आना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा 2 पाई एम डी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर के टी और इस सारे का क्यूब, ठीक है। और इसे डिवाइड होना था किसके साथ 2 पाई
एम के टी, अब मैथ किसका था यहाँ पे D2 का था, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर और इस सारे की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 पाई स्क्वायर आई D2 के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी। और ये सारा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, के ए के साथ क्या था, के ए के साथ एक्सपोनेंशियल -431.6 डिवाइडेड बाय आर टी, इसके साथ किलो जूल पर मोल है। और के डी की वैल्यू थी हमारे पास ई की पावर -439.2 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा कि 2 पाई, पहले हम क्यूब वाली टर्म्स को आप इसमें कंपेयर कर देते हैं, ये क्यूब और इसका क्यूब है तो 2 पाई का क्यूब, तो ये 2 पाई इस 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला के टी इस के टी से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एच स्क्वायर इस एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, अब 3/2 और 3/2 पावर सेम है तो इसमें से भी हम कैंसिल कर देते हैं, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, के टी से कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यह वाली पूरी टर्म 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के टी, ये दोनों टर्म आपस में पूरी सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इस टर्म में 8 पाई स्क्वायर और 8 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, के टी से कैंसिल हो जाएगा और एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, के एच ओवर के डी इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म में से बचा एम एच का क्यूब मैस ऑफ एच का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आई बचा किसका D2 का, ड्यूटियम का, और यहाँ से हमारे पास सॉरी एक टर्म और भी थी, ये MD2 था, मैस ऑफ D2, इसकी पावर थी हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाइड बाय इस टर्म से हमारे पास ID2 बचा, और इसे हम सॉल्व अलग से कर लेंगे, डिवाइडेड बाय इस टर्म में हमारे पास मैस ऑफ H2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय IH2 है, तो IH2 मल्टीप्लाइड बाय इस टर्म में हमारे पास MD का क्यूब बचा था। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को अगर सॉल्व करें तो e की पावर जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, और 1/RT कॉमन है, 1/RT इंटू हमारे पास -431.6 और ये +439.2 हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो उससे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो के एच डिवाइडेड बाय के डी इज इक्वल टू मैस ऑफ हाइड्रोजन इसका क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय मैस ऑफ D2 इसकी पावर 3/2, और जो ID2 है I इज इक्वल टू होता है म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी में पहले म्यू D2 ही लिख देता हूँ, म्यू D2 आर स्क्वायर, आर क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ड्यूटियम का क्यूब MD का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मैस ऑफ H2 इसकी पावर 3/2 और IH2 इसकी बजाय म्यू H2 और आर स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल 439 में से 431 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 439 में से 439.2 माइनस 431.6, तो ये हमारे पास आएगा 7.6 एक्सपोनेंशियल +7.6 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो जब हम आइसोटोप्स को रिप्लेस करते हैं तो उसमें बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट सेम रहती है, मीन जो बॉन्ड लेंथ H और H के दरमियान थी ऑलमोस्ट वही बॉन्ड लेंथ D और D के दरमियान है, तो R कांस्टेंट होगा तो R दोनों का सेम है, या आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और म्यू किसके इक्वल होता है, जो रिड्यूस्ड मैस है, रिड्यूस्ड मैस होता है M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 के इक्वल। और अगर हम D2 के लिए बात करें तो D2 में M1 क्या है, मीन दोनों ही DD हैं,
तो डी mass ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाई mass ऑफ डी डिवाइडेड बाई mass ऑफ डी प्लस mass ऑफ डी हो जाएगा। तो इसे हम अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास आएगा के एच डिवाइडेड बाय के डी इज इक्वल टू mass ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय mass ऑफ ड्यूट्रियम का 3/2 और म्यू की बजाय हम वो अलग से वैल्यू पुट कर देते हैं एम डी का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय MH2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू D2 की पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं, किसके इक्वल आएगा mass ऑफ D मल्टीप्लाइड बाय mass ऑफ D डिवाइडेड बाय mass ऑफ D प्लस mass ऑफ D मल्टीप्लाइड बाय, अब म्यू H2 है तो म्यू H2 में क्या आएगा, म्यू H2 mass ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय mass ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय mass ऑफ हाइड्रोजन प्लस mass ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल 7.6 डिवाइडेड बाय RT। इसी इक्वेशन को मजीद सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, इस वाले पार्ट को MD मल्टीप्लाइड बाय MD हमारे पास हो जाएगा MD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय MD प्लस MD हो जाएगा 2MD मल्टीप्लाइड बाय MH प्लस MH 2MH हो जाएगा डिवाइडेड बाय MH मल्टीप्लाइड बाय MH होगा तो ये MH का स्क्वायर आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल 7.6 डिवाइडेड बाय RT और इस साइड पे हमारे पास था MH का क्यूब MD2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय MD की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय MH2 की पावर 3/2। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो MD और MD का स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ MD कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे MH कैंसिल हो जाएगा MH के स्क्वायर के साथ। ठीक है, अगर इसी को मज़ीद हम लेके चलें, डायरेक्ट भी हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसे मज़ीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम सिंपलीफाई करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि जो एक जैसी टर्म है उनकी पावर को हम प्लस माइनस कर देते हैं क्योंकि सारे ही मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, तो के एच डिवाइडेड बाई के डी इज इक्वल टू एम एच क्यूब है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एच है तो एम एच की पावर क्यूब और डिनोमिनेटर में एच है, एम एच की पावर 1 है तो ये जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। एम एच की पावर 3-1 और एम डी 2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, अब एम डी इधर न्यूमरेटर में है और इधर डिनोमिनेटर में है तो एम डी की पावर 3 और जब न्यूमरेटर से नीचे जाएगा तो +1 जाके नीचे -1 पावर हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एम एच 2 की पावर 3/2। ठीक है, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एम डी को हमने इधर एडजस्ट कर लिया, इस एम एच को हमने इधर एडजस्ट कर दिया तो हमारे पास बचेगा ई एक्सपोनेंशियल 7.6 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। 3-1 एम एच का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे एम डी का भी स्क्वायर हो जाएगा और इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा के एच डिवाइडेड बाई के डी इज इक्वल टू मैथ ऑफ हाइड्रोजन। अकेले हाइड्रोजन का मैथ कितना होता है 1 तो 1 का स्क्वायर और D2 मीन D और D, एक D का मैथ होता है 2 दूसरे का 2 तो टोटल मैथ 4 हो जाएगा। 4 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एम डी तो एक D का मैथ 2 का स्क्वायर और MH2 एक भी H है दूसरा भी H है तो इनका टोटल मैथ 2 होगा तो 2 की पावर 3/2 और एक्सपोनेंशियल 7.6 किलो जूल था तो अगर किलो को हम सिंपल जूल में करें तो ये 7600 जूल पर मोल डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हम जूल पर मोल वाली अगर पुट करें तो हमारे पास आएगी 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल। 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल। इसे भी हम पर मोल को ऐसे मोल इनवर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, मोल इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर ले तो 298 केल्विन। अब यहाँ से जूल पर मोल से कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन इस केल्विन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आंसर हमारे पास आएगा के एच बाई के डी। इस सारे को सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा
और यहाँ से 2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल। इस सारे को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा 7600 डिवाइडेड बाई 8.3143 मल्टीप्लाइड बाई 298। तो इस सारे का हमारे पास आंसर आता है एक्सपोनेंशियल 3.06। ठीक है। और 4/2 तो 2 1 2 2 2 4। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा 2 की पावर 3/2 और इसे डिवाइड करना 4 से डिवाइडेड बाई 4। तो इस सारे का आंसर हमारे पास आता है 0.707 इस पार्ट का आंसर। और एक्सपोनेंशियल अगर हम लें एक्सपोनेंशियल 3.06 तो इसका आंसर हमारे पास आता है 21 मल्टीप्लाइड बाई 21.32। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 21.32 मल्टीप्लाइड बाई 0.707 इज इक्वल टू ये हमारे पास आता है 15। ठीक है। मीन KH/KD की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 15 आती है। अब हम इस इफेक्ट को थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है। इस रीडिंग का मतलब ये है कि KH/KD इज इक्वल टू 15 है या KH इज इक्वल टू 15 KD है। मतलब हमारा जो KH है वो डिसोसिएशन